Good morning students. So today we will start our next chapter probability. So probability हमने प्लस वन में भी किया, इवन फ्रॉम 9th ऑनवर्ड हम लोग probability के बारे में डिस्कस करते रहते हैं ना. तो अब आपके पास थोड़ा लेवल हाई है, सिंपल probability नहीं है, कंडीशनल probability आ जाएगी आपके पास. तो सब चीज़ अच्छे से डिटेल में करनी है हमने. स्टार्ट करते हैं probability क्या है. सबसे पहली बात probability है क्या. probability is possibility of doing anything. किसी भी की काम को करने की क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या क्या संभावनाएं हैं. द पॉसिबिलिटी ऑफ डूइंग एनीथिंग इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी. जैसे इट मे रेन टुडे, आज बारिश होगी नहीं होगी, एक कॉइन को टॉस किया, हेड आएगा या टेल आएगा, कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ये सब प्रोबेबिलिटी के अंडर आती है. तो सबसे पहला जो हम वर्ड पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी में, दैट इज अ सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस क्या होता है? ऑल पॉसिबल आउटकम्स, जितने भी हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स है, दैट कम्स अंडर सैंपल स्पेस. फॉर एग्जांपल, अगर एक कॉइन को टॉस किया हमने, कॉइन को टॉस करने में हमारे पास हेड आएगा या टेल आएगा, तो सैंपल स्पेस में क्या आएगा? टू इवेंट आएंगे, हेड कोमा टेल. तो ये जो हमारे पास सैंपल स्पेस के सबसेट्स होते हैं, दे आर कॉल्ड इवेंट. द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस आर कॉल्ड इवेंट्स. इवेंट वो भी होता है जिसके बारे में हमसे पूछा जाता है. सैंपल स्पेस में ऑल पॉसिबल आउटकम्स आते हैं और इवेंट क्या होता है? सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस. अब हमारे पास होता है इम्पॉसिबल इवेंट, जो कभी अकर ही नहीं करते. जैसे अगर मैं कॉइन को टॉस करूं और आपको बोलूं फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर 7, आप कहेंगे इम्पॉसिबल है, तो कॉइन को टॉस करने पे नंबर 7 कैसे आएगा? ठीक है, तो इम्पॉसिबल इवेंट क्या होते हैं? जो कभी भी अकर नहीं करते. और कंपाउंड इवेंट क्या होते हैं? जो दो या दो से ज़्यादा जो मतलब ज्वाइंट होते हैं किसी टू और मोर इवेंट से, तो वो आपके पास किसके अंडर आ जाते हैं? डिसजॉइंट इवेंट के अंदर. और क्या है हमारे पास? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा है. एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है? अगर ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, आपके पास 5 आ गए, 5 आ गए, तो ये क्या आ जाता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. जैसे अगर एक कॉइन को टॉस किया तो ए इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, बी को टॉस किया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल. दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, हेड अपना अलग है, टेल अपना अलग है, तो ये क्या हो जाएंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. और इनका इंटरसेक्शन क्या होता है हमारे पास? 5. एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है? अगर आपके पास ए और बी कंबाइन होकर सैंपल स्पेस की इक्वल आ जाए. सेम एग्जांपल, सैंपल स्पेस में हेड कोमा टेल था, ए क्या है? हेड, बी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल. दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या आ जाएगा? सैंपल स्पेस. तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे? म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट. ये सब काम तुमने पढ़ रखा है. अब हम पढ़ते हैं जो आपने करना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. यहाँ से आपका सिलेबस स्टार्ट है, बहुत सारा बेसिक बताया अभी आपको मैंने. अब है आपके पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है? इफ वी हैव टू इवेंट, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ वन इवेंट किसके ऊपर डिपेंड है? कि सेकंड वाला हो चुका है, सेकंड हैज ऑलरेडी अकर्ड. इसको हम लिखेंगे कैसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी. आपका क्वेश्चन ऐसे आएगा, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए इवेंट व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड. कि बी हो चुका है, जो अपॉन पे है वो हो चुका है. कंडीशन गिवन होगी कि कोई दो पर्सन अगर जॉब के लिए आए हैं, एक को जॉब तब मिलेगी जब सेकेंड वाला रिजेक्ट हो जाएगा. क्लियर? तो कंडीशनल जब हमारे पास लग जाए तो वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बन जाती है. और 12th में हम सारा काम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में करेंगे. क्लियर? तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट व्हेन सेकंड वन हैज ऑलरेडी अकर्ड. तो पी ऑफ ए बाय बी की वैल्यू किसकी इक्वल होगी? दोनों में क्या इंटरसेक्शन है और जो हो चुके हैं उसमें डिवाइड कर, क्या कॉमन है दोनों में और जो हो चुका है उससे डिवाइड कर दो. ऐसे ही अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए फाइंड करना है तो वो क्या रहेगा? बी इंटरसेक्शन ए बाई प्रोबेबिलिटी.
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यहाँ पे कंडीशन लगेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, ये आपके पास कंडीशंस आ जाएंगे। क्लियर? तो ये हमारे पास किसका काम है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब इसके ऊपर बेस पहले थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं हम। क्वेश्चन देखना क्या है, इसके प्रोबेबिलिटी की स्टेटमेंट्स थोड़ी सी बिग होती हैं, बड़ी होती है हमारे पास स्टेटमेंट। मैं आपको रीड करूंगी, शॉर्ट में लिख लेते हैं हम। क्या है हमारे पास, कहते हैं 2 coins are tossed once। तो सबसे पहले मैं सैंपल स्पेस बना देती हूँ 2 coin को टॉस करने का। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। तो ये हमने सैंपल स्पेस बना दिया। 2 coins are tossed। ई है टेल ऑन एटलीस्ट 1, ई प्रोबेबिलिटी है टेल ऑन एटलीस्ट 1, कम से कम एक पे टेल आए या फिर दोनों पे है। एफ है 1 coin shows head, एफ है 1 coin shows head। सही है। अब बोला है फाइंड ई बाय एफ। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बताओ क्या रहेगी, 3/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या रहेगी, 3/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, एच टी टी एच, तो कितना आ जाएगा 2/4। सही है। पहले हमने अलग अलग प्रोबेबिलिटी लिखी। ई बाय एफ फॉर्मूला क्या है, ई इंटरसेक्शन एफ बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, जो हो चुके हैं उससे क्या करेंगे हम, डिवाइड करेंगे। ई इंटरसेक्शन एफ कितना है 2/4, एफ कितना है आपके पास 3/4, 4 से 4 कैंसिल, तो आपके पास क्या आंसर आ गया 2/3। तो आपने इस वे से क्वेश्चन करना है, इवेंट लिख दिया फिर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। इवेंट लिखने के बाद प्रोबेबिलिटी जरूर फाइंड करनी है। क्लियर हो गया होगा आपको? और करते हैं इसके ऊपर पूछे क्वेश्चन। और देखो वर्डिंग्स में तो डायरेक्ट पूछा गया था, वर्डिंग्स में कैसे आता है। देखिए कहता है a dice thrown twice and sum of the number appearing is observed to be 6। एक डाई को अगर हमने 2 टाइम्स थ्रो किए हैं तो टोटल पॉसिबल सैंपल स्पेस में कितने आते हैं 36। कहते हैं the sum of number appear to be 6। तो ये आपके पास इवेंट ले लेते हैं कि sum of number अगर 6 है तो 1 से शुरू करते हैं। 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1। तो ये आपके पास क्या है, the sum of number observed to be 6। स्टेटमेंट देख लेते हैं, what is the probability that number 4 has appeared at least 1। कि जो नंबर 4 है that appeared at least 1, तो बी लिख लेते हैं हम। 4 कम से कम एक बार आया, 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 4 6 4 5 4 3 4 2 4 1। तो ये आपके पास आ गया। दोनों में कॉमन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी लिख लो पहले, तो कुछ कॉमन है ये दो ही 2 4 4 2। आपको फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। वो क्या रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी कितना है 2/36, टोटल सैंपल स्पेस बी कितना है 11। तो आपके पास आंसर इज 2/11।
स्टेटमेंट में जो अकर हो चुका है वो अपॉन में आएगा। स्टेटमेंट को ध्यान से करते हैं, ठीक। और क्वेश्चन देखते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रब कर दी मैं इसको। अब देखो, आपको डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि पी ऑफ ए गिवन है, पी ऑफ बी गिवन है, इंटरसेक्शन गिवन है, फाइंड कर दो, वो डायरेक्ट भी आ सकते हैं। एक स्टेटमेंट सब और देखते हैं हम। कहते हैं इन अ स्कूल देयर आर 1000 स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 1000, आउट ऑफ व्हिच 430 आर गर्ल्स, तो गर्ल्स कितनी हो गई 430। इट इज नोन दैट आउट ऑफ 430 गर्ल्स 10% ऑफ गर्ल्स आर स्टडीइंग इन क्लास 12। What is the probability that a student chosen in class 12 and it is given that she was a girl, कि वो जो बच्चा चूज किया है the chosen student is a girl। अगर A इवेंट ले हम क्लास 12 के बच्चे के लिए और B इवेंट ले गर्ल के लिए, A इवेंट क्या है क्लास 12 का बच्चा, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, बी इवेंट है जो चूजन स्टूडेंट है इज अ गर्ल, और गर्ल कितनी है 10% ऑफ, आपके पास गर्ल्स कितनी है 430। अब ए इंटरसेक्शन बी भी क्या आएगा, ये बी है, ए इंटरसेक्शन बी भी क्या आएगा गर्ल ऑफ क्लास 12, वो कितनी है 10% ऑफ 430, तो कितना आ गया 26। क्लियर, आपके पास बी क्या आ गया गर्ल, गर्ल कितनी गिवन है 430, और इंटरसेक्शन बी भी क्या आएगा, दोनों का कॉमन क्या आएगा, ये गर्ल है ये क्लास 12 है, क्लास 12 की गर्ल्स कितनी है 10%। आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी निकालना है, वो क्या लेगा ए इंटरसेक्शन बी, और ये कितना है आपके पास कितना आ गया 0.1, 1/10 आ जाएगा मीन्स 0.1। क्लियर, तो ये हमारे पास क्या है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। अब इसी फॉर्मूला के साथ हमारे पास मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आ जाती है। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम देखो क्या कहती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इसकी इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। अच्छा, ए के साथ बी बाय ए, यहाँ पे बी बाय ए, आप फॉर्मूला लिख के देख लो आपको पता चल जाएगा। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसकी इक्वल हो जाएगा पी ऑफ ए बाय बी इंटू पी ऑफ बी। तो ये आपके पास क्या है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम हो जाती है। यहाँ पे वही कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, बी इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये आपके पास क्या आ जाती है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। और ए इंटरसेक्शन बी को आप पी ऑफ ए इंटू बी भी लिख सकते हो, ए इंटू बी। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखना किस टाइप से आती है, कैसे पता चलेगा। अब बैक एंड 10 वाइट है वही फॉर्मूला है, बट क्रॉस करके हमारे पास अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट बदल जाएगी, स्टेटमेंट बदल जाएगी, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास। अब बैक एंड 10 वाइट 15 ब्लैक बॉल, 10 वाइट है 15 है, तो टोटल कितनी हो गई 25। 2 balls are drawn without replacement, 2 balls are drawn without replacement. What is the probability that first is white
एंड सेकेंड इज ब्लैक। तो आपके पास कितनी है 10 वाइट, तो फर्स्ट इज वाइट, ए इज वाइट 10C1, ये रहेगा 10C1 25C1। सेकेंड इज फर्स्ट इज वाइट, सेकेंड इज ब्लैक। बी निकालना है, जब ए निकल चुका है कितना रहेगा अपॉन 24C1। क्लियर? तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इसके इक्वल आ जाएगा पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी बाय ए। तो 10C1 बाय 25C1 इंटू 15C1 बाय 24C1, और इसको आप सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। आपके पास आंसर आ जाएगा 1/4। चेक कर लेना। क्लियर? तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो क्या है। अब उन्होंने ये नहीं कहा कि फर्स्ट निकल गई, इट इज गिवन दैट सेकंड, साइमल्टेनियसली काम चला है। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगेगी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट इज वाइट एंड सेकंड इज ब्लैक, और 1/1 निकाला है तो हमें पता चल गया फर्स्ट निकाले और सेकंड निकालने में यहाँ पे 24 आ गया, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट था। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अब बैक कर देंगे 5 white 7 red 8 black, 5 white 7 red 8 black। If 4 balls are drawn 1/1 without replacement, what is the probability that all are white balls? अब देखो सबसे पहले पी ऑफ ए व्हाइट बॉल निकाले 1/1, 7 और 5 20 हो गए, तो कितनी आ गई 5/20। फिर प्रोबेबिलिटी सेकंड व्हाइट बॉल निकालने की, जब एक निकल चुकी है 4/90। सी जब ए और बी निकल चुकी है, फिर प्रोबेबिलिटी फोर्थ व्हाइट बॉल निकालने की, जब ए बी और सी तीनों फाइंड हो चुकी है। क्लियर? तो आपके पास फॉर्मूला क्या रहेगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, इसके इक्वल रहेगा। इन सबको फॉर्मूला लेके मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा कि कैसे हमने फाइंड किया। तो ये आपके पास कौन सी थ्योरम का काम करेगा, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का। ये सारे a इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस, ये आपका एक फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर? तो ये आपसे ध्यान से करना। अब आपके पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की कुछ कंडीशंस हैं, कुछ फॉर्मूलाज हैं इसके ऊपर बेस्ड, वो आपने समझनी है। देखो सबसे पहली बात हमें पता है 0 और 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी लाई करती है, तो ये जो कंडीशनल है प्रोबेबिलिटी वो भी सेम में लाई करेगी, 0 और 1 के बीच में लाई करती है। और प्रोबेबिलिटी S/A और A/A, जब ये दोनों इक्वल हो जाए तो हमारे पास किसकी इक्वल रहती है, 1 की इक्वल रहती है। और सेम काम प्रोबेबिलिटी नॉट A/B किसकी इक्वल रहेगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी A/B, जैसे हमने 10th में पढ़ा हुआ है, +1 में पढ़ा हुआ है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में भी सेम प्रोसेस रहता है। एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि कैसे हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनके ऊपर बेस्ड। ठीक है, देखिए आपके पास है P नॉट इक्वल 0.7, नेक्स्ट है आपके पास P ऑफ B 0.7, नेक्स्ट है आपके पास P ऑफ B by A 0.5। आपको क्या फाइंड करना है, P ऑफ A by B, P ऑफ A यूनियन B।
अब यहाँ से सबसे पहले तो नॉट ए से पी ऑफ ए निकाल लें। कितना देगा 1 माइनस 0.7 यानी कि 0.3। अब देखो पी ऑफ बी बाई क्या फॉर्मूला रहेगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ऑफ ए। पी ऑफ बी बाई 0.5, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हम फाइंड करेंगे, दिस इज 0.3 मल्टीप्लाई करके 0.15 आ गया आपके पास पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सबसे पहली चीज क्या फाइंड करनी है, ए बाई बी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी कितना है आपके पास, अभी अभी हमने फाइंड किया 0.15 और पी ऑफ बी कितना है 0.7। ए यूनियन बी कैसे फाइंड करेंगे, प्लस वन वाला फॉर्मूला, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। फॉर्मूला कोई भी हो यूज हो जाते हैं हमारे पास। ए कितना है आपके पास, पी ऑफ बी कितना है आपके पास, ए इंटरसेक्शन बी कितना है, तो आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएंगे। क्लियर। तो यहाँ से आपने ऐसे ही मतलब अपनी नॉलेज को यूज करना है, प्लस वन का फॉर्मूला यूज हो, 12 का यूज हो, आपने सिस्टमेटिकली अपनी जो भी कंडीशन पूछी हुई है वो आपने फाइंड करनी है। एक क्वेश्चन देखो, अ कपल हैज 2 चिल्ड्रन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर बॉयज। A couple has 2 children. Find the probability that both are boys. अब सबसे पहले तो सैंपल स्पेस बनाते हैं। क्या रहेगा, दोनों बॉयज हैं, पहला बॉय है, सेकंड गर्ल है, पहली गर्ल है, सेकंड बॉय है, दोनों गर्ल है। अगर 2 चिल्ड्रन है तो ये नहीं की पॉसिबिलिटीज। फिर है इफ इट इज नोन दैट फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर बॉयज। ए प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों के दोनों बॉयज। फिर क्या कहता है, इट इज नॉन दैट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज बॉयज। इट इज नॉन दैट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज बॉय, मीन्स दोनों में से एक लड़का है। तो आपको क्या निकालना है, ए बाई बी निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 1/4 और बी में कितना है 3/4, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1/3। सही। फिर कह रहे ऑर्डर चाइल्ड इज बॉय। एक और लिख ले रहे हैं हम सी, जो बड़ा वाला है वो क्या है, ऑर्डर चाइल्ड इज बॉय, जो बड़ा है वो लड़का है। तो आपके पास क्या है B1 B2, ये कंडीशन रहेगी। तो प्रोबेबिलिटी ए बाई सी निकालना है। ए इंटरसेक्शन सी में क्या आएगा, अगेन 1/4 और सी में कितना है 2/4, तो आंसर इज 1/2। तो आपको जो भी कंडीशन पूछे उसके अकॉर्डिंग काम हो जाएगा। क्लियर। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, हम इसको रब कर देते हैं। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं हम। इन अ हॉस्टल, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं यहाँ से। इन अ हॉस्टल 60% ऑफ स्टूडेंट रीड हिंदी न्यूज़पेपर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच लिख लेते हैं हम, कितनी है 60%। और कहते हैं 40% इंग्लिश, and 20% both। Say a student is selected at random. Find the probability that she reads neither English nor
आपको ये निकालना, ना तो इंग्लिश पढ़े ना हिंदी पढ़े, नीदर इंग्लिश नॉर हिंदी, ना तो इंग्लिश हो ना हिंदी हो, वहाँ पे दोनों में। तो आपके पास अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये डी मॉर्गन्स लॉ है। आप कंबाइन पार्ट लगाओगे तो क्या हो जाएगा, बीच वाला साइन चेंज हो जाएगा, और इसको आप क्या लिख सकते हो, लाइक दिस। और इसका फर्दर क्या फॉर्मूला है, पी ऑफ एच पी ऑफ ई पी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। तो आपके पास कितना आ गया, 1 माइनस पी ऑफ एच, एच इज 3/5, ई इज 2/5 माइनस 1/5। तो आपके पास 3 और 2 5, 1 माइनस 4/5 दैट इज 1/5 फर्स्ट पार्ट। Again, if she reads Hindi or probability that she reads English also, यानी कि P H by E निकालना है, probability of H intersection E by probability of E। H intersection E is 1/5 और E is 2/5, तो ये आंसर इज 1/2। क्लियर। और लास्ट पार्ट फिर सेम है, इफ शी इंग्लिश और हिंदी पढ़ चुके तो E by H निकालना है। तो E by H के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे E by H अगर हमें निकालना है, इंटरसेक्शन इज 1/5 और हिंदी का कितना है आपके पास 3/5, तो आपके पास कितना आ जाएगा 1/3। तो E by H भी निकाल लिया हमने, H by E भी निकाल लिया, और नीदर हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर भी हमने फाइंड कर लिया। तो ये प्रोबेबिलिटी की जस्ट फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइजेज है, जिसमें आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की है और एक आपने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की है। आपने इन दोनों के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को ट्राई करना है, और डाउट्स आपने मुझसे पर्सनली आप व्हाट्सएप पे भी ले सकते हो, वैसे भी ले सकते हो। क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, बाकी नेक्स्ट हम आगे के टॉपिक करेंगे। और एक बार चेक कर लेना सिलेबस, यहाँ से 3-4 टॉपिक्स कट हो चुके हैं हमारे पास, लास्ट के जो लेंथी टॉपिक्स थे वो कट हो चुके हैं। ठीक। ओके स्टूडेंट्स।